सभी को नमस्ते चिल्ड्रन। कल मैं आपको यानी पीरियड में आपके क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न पत्र जो तीन प्रश्न आते हैं उसी का उल्लेख कर रही थी और आप उसका ही अभ्यास सुन रहे थे और समझ रहे थे। आज उसी के अंदर एक विषय हमारे पास है, महिलाओं की प्रगति पर एक भाषण लिखिए। ऐसा एक क्वेश्चन आया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बस आपने जो मेरे से सुना, क्योंकि निबंध पत्र भी आपने समझ लिया, निबंध भी आपने सुन लिया, उसी के आधार पर आप एग्जाम में लिख सकते हो। हाँ, प्रश्नों के उत्तर थोड़ा बाय ऐड करके आते हो तो उसी के आधार पर आप लिखते हो, लेकिन निबंध के लिए तो आप जो सुना था, जो थी आगे में, उसी के आधार पर आपने लिखा। तो देखिए कि महिलाओं की प्रगति पर एक भाषण लिखा कि महिलाओं की प्रगति कैसे हो, क्या करना चाहिए, किसे रोकना, किसको बढ़ावा देना है। आज के युग में उस विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष है, इसीलिए विषय को चुना है कि महिलाओं की प्रगति पर एक भाषण। कैसे प्रगति होगी, कैसे आगे आएंगी। देखिए आपको इसमें क्या पॉइंट बताए गए हैं, उस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। अपने किताबों में हो सके तो आप कुछ पॉइंट नोट भी करिए, नोटबुक में या फिर अपने दिमाग पे नोट कर लीजिए। देखिए, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, यानी किसको कहा है, प्रधानमंत्री को, प्रधानाचार्य जी को, और मंच पर आसीन अतिथिगण, अध्यापक, जनसभा में उपस्थित विद्यार्थीजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, महिलाओं की प्रगति द्वारा ही समाज का विकास हो सकता है। यानी कोई एक मंच लगा हुआ था जिसमें सभी प्रधानाचार्य जी और अतिथिगण और अध्यापक सभी में लोग उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने कमी बताई कि हमारी महिलाओं की प्रगति और कैसी हो। इस विषय की जानकारी अपने भाषण में दी। हमें अपनी माताओं और बहनों को उनके योगदान के लिए सम्मान करना चाहिए। पहले तो हमें माताओं का और बहनों को योगदान यानी मदद, यानी उन्होंने भी जो हमको योगदान दिया है, जो हेल्प की है। आज आप देखते हो कई महिलाओं ने क्या क्या काम करके हमारे को, आपने देखा मेरी काम को कि वहां पर जब वो खेल के खिलाड़ी थी, जब उसने देखा कि शहर तो बहुत बड़ा बड़ा है, नाम तो बहुत बड़े है, लेकिन खेलने के लिए बच्चों की कोई जगह नहीं, जहां भी जगह मिले लोग क्या कर ले रहे हैं। तो उसने ये आवाज उठाई कि आप बच्चों से ये हक मत छीनो, बच्चों के मैदान में छीनो। बच्चों को मैदान नहीं है तो वो कहाँ खेलेंगे, घर में खेले तो गुस्सा, बाहर खेले तो और भी रोड पर नहीं खेल सकते। तो ऐसे कारण से उनकी खेल की स्थिति कम होती जा रही। लेकिन उस महिला ने, मेरी काम ने उस आवाज उठाई और सरकार के समक्ष यह आवाज रखी कि बच्चों को के लिए मैदान भी होना बहुत जरूरी है। आज उसी के कारण हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं भी मैदान थोड़े बहुत रखे गए जिसके अंदर बच्चे खेलते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। आज महिलाओं को समाज में कितना सम्मान मिल रहा है, यह बात हमसे छिपी नहीं है। आज हमको पता है कि महिलाएं का सम्मान कितना हो रहा है। जो काम महिलाएं कर सकती है उसके प्रति उनको कितना आदर कम मिल रहा है, ये हमसे बात छुपी हुई नहीं। तो उनको पूरा सहयोग दे,
एक विद्यार्थीगण सभी के समक्ष एक महिला की प्रगति को और होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने क्या दिया, अपना भाषण दिया है। यह बात हमसे छिपी नहीं, आज भी लिंग के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे तो नहीं हो रहा है, हम तो देख रहे हैं कि महिलाएं फर्स्ट, पुरुष बाद में ही है, लेकिन फिर भी कई जगह पर नहीं नहीं, ये महिला नहीं कर सकती ये काम, पुरुष से कर सकते हैं, ऐसे बात भी लोग लेकर विवाद कर रहे हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में महिला अपना स्थान आगे बढ़ा रही है। अब देखिए, सबसे बड़ा भेदभाव तो ये हो रहा है आज के इस युग में, भ्रूण हत्या। अब आप तो बड़े होने की बात तो दूर, पैदा होने से पहले ही बच्ची को मार दे रहे हैं, क्योंकि आजकल इतनी टेक्निकली निकली है, इतने सुगम रास्ते निकल चुके हैं कि गर्भ के अंदर क्या है वो भी आपको पता हो जाता है। और इसके चलते अगर उनको पता चल जाए कि लड़की है तो वो उसमें बाहर आने से पहले उसकी क्या कर देते हैं, हत्या यानी अबॉर्शन करा देते हैं। ये हत्या नहीं तो और क्या है। तो नारी का ऐसा अगर करे तो जब नारी नहीं रहेंगी तो कैसे हमारी प्रगति होगी, इसके बारे में ही इस कथन के माध्यम से ही, उस भाषण के जरिए उन्होंने भ्रूण हत्या पर भी बताया है कि नारी का सम्मान करो। कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहाँ अगर पता चला कि उसके घर लड़की हुई तो वो बहुत खुश होता है। हमने तो अधिकांश यही देखा है कि लड़का हुआ तो बाजे बजने लग जाते हैं, पेड़े बटने लगते हैं, और लड़की हुई तो हम लोग बोलते हैं अरे लड़की हुई। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे कितने मतभेद है। तो हमने भ्रूण हत्या कर दी, लड़कियों को शिक्षा, विकास आदि के समान अवसर प्राप्त नहीं होते, और हर एक घर में ऐसे सुनते थे, लड़की है बस पढ़ना लिखना जान गई, बस घर में बिठाओ काम कराओ, लड़का थोड़ी है, इसको क्या कमाने जाना है क्या। ऐसी भावनाहीन भावना हमारे अंदर है, तो हम कैसे अपनी प्रगति करेंगे, कैसे महिलाओं की प्रगति में हम लोग सहयोग देंगे। हम आज के दिन एकत्र होते हैं, उनके सम्मान में बड़े बड़े भाषण देते हैं, फिर उनकी हालत पर छोड़ देते हैं। आज तो हम सब लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि नारी को सम्मान मिलना चाहिए, नारी को मान मिलना चाहिए, नारी को अपना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये बातें सब आज तक अभी तक की है। इस जनसभा से अगर बाहर निकल जाए तो सब कुछ वापस वही के वही रहता है। खाली स्टेज तक बैठे हुए लोगों को ही अब तक सुन रहे हैं, ये एक कान से, इसलिए भगवान ने हमको एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए। तो कहता है वो कि ये सब बात आज एक दिन एकत्र होते हैं, सम्मान में बड़े बड़े भाषण देते हैं, पर कुछ देर के बाद में उनको उसकी हालत पर छोड़ देते हैं। आइए आज हम सब मिलकर प्रण करें कि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव, अत्याचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए आपको एक कविता भी दी गई थी 10th सेकंड लैंग्वेज में, तो भ्रूण हत्या और आपकी इसमें कन्यादान, कन्यादान का कितना महत्व है। स्वर्ग की प्राप्ति न करे चलेगा, लेकिन कन्यादान करना हमारे जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ। अब बताइए कितनी बड़ी महानता होगी इसकी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सम्मान में हम भाषण देते हैं, आज सब मिलकर करें, लेकिन बाद में हालत पर वापस वही हालत छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम सब मिलकर प्रण करेंगे, वचन लेंगे, प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे कि सब मिलकर महिलाओं के साथ ये जो भेदभाव हो रहा है
हर एक घर में ऐसा होता है? नहीं नहीं, बस है बच्चे की पढ़ाई, पढ़ना लिखना, पत्र पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, साइन करना आ गया, बस उसके आगे वो पढ़ाने का भेदभाव करते हैं। तो अगर अत्याचार से अगर हालत पर अत्याचार की जड़ को समाप्त नहीं करेंगे तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे करें। जब तक हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हम अपनी भूमिका निभा नहीं सकेंगे। तो हमें अत्याचार की जड़ को समाप्त करना है। यानी जड़ यानी क्या? मूल। और मूल क्या है? लड़कों और लड़कियों में भेदभाव। इसी के चलते आपने कभी कितनी बार सुना भी होगा कि अब आपकी पढ़ाई का बस खत्म, आप मत आगे मत पढ़िए, बच्चों को तो पढ़ना है क्योंकि बच्चों को कमाना है। ये शब्द ये सुन सुनकर उनके मन में इतनी हीन भावना आ जाती है। जहां भी इस प्रकार का अत्याचार होते देखेंगे उसका विरोध करेंगे। हम देखेंगे, हमको जाना है, घर घर में जाना है। इस नारी शिक्षा की प्रगति करना है तो घर घर में जाकर नारी की स्थिति को देखना है। लड़की की स्थिति क्या है? किसके घर में लड़की पढ़ने योग्य है लेकिन उसको घर में बिठा दिया गया है? आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? या भ्रूण हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि वो उसको क्या समझते हैं? लड़की का जन्म एक बोझ समझते हैं। लेकिन सही तरह से देखा जाए तो आज के युग में लड़की का जीवन बोझ नहीं है, लड़के का जीवन ही बोझ है। कई ऐसे वारदातें आप सुनते हो, माता पिता को छोड़कर चल जाते हैं बच्चे, परेशानी के समय बच्ची उसका सेवा करती है। और कोरोना काल में तो आपने देखा भी था कि कई जगह पर ऐसी हो गई मौत, बाप की बेटे को बुलाया गया तो कहा मेरे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तब उनके क्रियाकर्म को किसने किया? लड़कियों ने किया था। और थे भी कहाँ पर वो पिताजी? लड़कियों के पास। अब बताइए, फिर भी हम लोग उनकी उन्नति में अवरोध डाल रहे हैं, उनको देख नहीं रहे। इसका विरोध हमें करना है। आज नारी अबला नहीं सबला है, वह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना विकास कर रही है। कदम से कदम, अगर हम लोग कहें तो एक कदम आगे भी है। दोहरा रोल, डबल रोल निभा रही है औरतें। पुरुष तो सिर्फ एक ही काम करता है, सिर्फ कमाना। उसके बाद उसको कमा कर रखी हुई संपत्ति का भी उपयोग कैसे करना, कैसे उसका संचय करना, ये भी पता नहीं। ये कला भी सब किस में है? नारी में। सब कुछ सल कर के भी उसके पास संचय करने की प्रवृत्ति होती है। इस सब कथन को देखते हुए भी हम इस प्रगति पर हमें विचार करना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि नारी एक सशक्त प्राणी है और उसे हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। अब वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना विकास कर रही है। अंत में ये नारा देते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूँगा कि लड़का लड़की एक समान, सबको होवे सम सम्मान। जो हमारे अंदर जो ये भावना आ गई है लड़के और लड़कियों में, इसको निकालो। सम्मान यानी आदर, लड़कों का भी वही आदर करो, लड़की का भी वही आदर करो जो लड़कों का आदर करती हो। कई बार मैंने पहले, अभी तो कुछ भी नहीं है, इस प्राचीन समय में मैंने देखा कि कई ऐसे घर थे, लड़की को खाना बासी कुसी बचा हुआ देते और लड़के को खाना ताज़ा देते। भाई ये हमारे घर का क्या है? दीपक है। ये तो दूसरे घर चले जाएंगे, लेकिन वह दूसरे घर में जाकर भी ये बात तो ध्यान रखो कि वह आपका 2 घर का नाम रोशन करेंगी। और ये लड़का आपका घर का नाम भी बढ़ा दिया तो बहुत बहुत अपना लक समझना, तकदीर समझना। आज के युग में वो डाउट है।
फिर भी लोग उसको मान्यता नहीं मान रहे हैं। तो आज के विद्यार्थी गण ने अपने भाषण में यही बताया कि हमें पूरी तरह से उनको मदद करनी चाहिए ताकि महिलाओं की प्रगति हर कदम पर बढ़ती ही रहे। वो बेचारी डरे नहीं, डर उसको आगे बढ़ने के लिए हमें उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। इस तरह से नारी की महिलाओं की प्रगति पर एक भाषण अगर आया तो आपको ऐसा लिखना है। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं लेकिन लिखना आपको खाली एक ही है। उसी बिट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेटर के रूप में अपने गांव में पेयजल की अव्यवस्था पर प्रमुख समाचार पत्र संपादक के नाम पत्र लिखिए। यानी कहाँ लिखना है आपको ये पत्र? संपादक के नाम, समाचार न्यूज़पेपर में आपको देना है ये समाचार। क्या समाचार देना है? कि आपके यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। इसीलिए ये पत्र किसको लिखना है? समाचार पत्र में संपादक के नाम ये पत्र लिखना है। अब मैंने उसके पहले भी आपको बताया था कि पत्र में प्रिय, पूज्य, अब ये हमारे लिए पूज्य है लेकिन इनको हम लोग बस ऐसे रेस्पेक्टिव शब्द देंगे, आदर युक्त शब्द देंगे, जैसे माननीय या फिर महोदय, इनको पूजनीय आदरणीय नहीं बोलेंगे। तो अपने गांव में पेयजल की अव्यवस्था यानी बराबर पानी नहीं आ रहा, पेयजल यानी पीने का पानी, तो उसका समाचार पत्र में देना है पत्र। तो वही आपका काम कि आपको पहले हैदराबाद, पहले तो आपको संपादक के नाम पत्र हेडिंग लिखना है, उसके बाद दिनांक, हैदराबाद प्लेस, कामा, फुल स्टॉप, उसके बाद में आपको आपका मतलब विषय लिखना है। मैंने जो बताया सो इसमें नहीं है, आपको विषय नहीं दिया है, ये मेरा अपना विषय, अपना विचार था। उसके पहले भी बताया कि विषय लिखने से क्या होता है। विषय लिखने से हम जांचकर्ताओं को ये पता चल जाता कि आपको प्रश्न सही समझ में आ गया। वही बात आपने उसमें लिखी और वो आपका सही है तो हमारा अंदाजा है कि आपने प्रश्न को सही समझा। अब इसका विषय क्या होगा कि पेयजल की अवस्था पर समाचार पत्र संपादक के नाम लिखना। पत्र लिख रहे हो पर यह पत्र किसको लिखना है? समाचार पत्र में पत्र संपादक के नाम लिखना है, न्यूज़पेपर में डालना है आपको। तो ये विषय में बना दिए, या है नहीं है, पर अगर मेरे विचार से ये विषय अगर आपने लिख लिया तो मुझे ये उम्मीद रहती है कि आपने प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया। जिसने अच्छे से समझा वही वह विषय लिख सकता है। अब हो गया 4 पॉइंट आपका वहाँ का, जैसे सेंट स्कूल छुट्टी पत्र लिखे तो वहाँ पर भी हमको वो कहाँ पर है उसका नाम, उनका एरिया नंबर, एरिया और उनका एड्रेस के, उनके ऑफिस का एड्रेस का नाम के साथ में कामा 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 फुल स्टॉप। अब आपको 5th पॉइंट में वापस शुरू करना है। सेवा में संपादक जी, ये आपको यहाँ पर आना था, संपादक जी तेलंगाना वार्ता हैदराबाद। विषय यहाँ पर दिया गया, देखो विषय पेयजल की अवस्था के बारे में समाचार छापने का आग्रह। ये विषय यहाँ पर आपकी किताब में दिया गया था कि आपको विषय में लिखना है पेयजल। पेयजल का अर्थ क्या है? पीने का पानी। अव्यवस्था, उसमें हमको बराबर नहीं आ रहा है, इसकी व्यवस्था बराबर नहीं हो रही है, तो उसके लिए समाचार छापने का। अब कैसे छापेंगे, क्या लिखेंगे? महोदय, मैं हैदराबाद शहर का निवासी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं गर्मी का मौसम आया है और पानी की समस्या
पुनः आ चुकी है। पता है, ऐसे तो पानी हमेशा ही चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में हमको पानी विशेष तौर पर अधिक लगता है। इसीलिए उन्होंने मैंने कहा कि गर्मी का मौसम और उसमें पानी की समस्या आ चुकी है पुनः, यानी उसके पहले भी यही था, वापस आ चुकी है। इसका मुख्य कारण पेयजल की अवस्था है। और इसका मुख्य कारण क्या है? इनके चलते पानी, पीने का पानी हमारा नहीं मिल रहा है हमको। कई पेयजल बेकार हो रहा है, तो कई लोग पेयजल न मिलने के कारण परेशान है। कहीं पर देखते हैं हम लोग, कहीं पर ऐसा पानी जाता है नल का, रोडों पर बह रहा है, जिसकी और किसी व्यवस्थापक का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। और कहीं पर यह स्थिति बनी हुई है कि पानी न मिलने के कारण लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी का घड़ा लेकर कभी इधर कभी उधर, कभी ये साइड में कभी वो साइड में, जहाँ भी पता चला कि हाँ ये पानी आ रहा है, तो वो वहां पर क्या करते हैं, पानी को ये आ जाता है। पानी पेयजल बेकार हो रहा है, तो कई लोग पेयजल न मिलने के कारण परेशान है। नलों में पानी कई दिनों से नहीं आ रहा। नल की स्थिति ये बनी हुई है, यानी नल खोलने वाले अपने टाइम टू टाइम अपना नल भी नहीं खोल रहे। इसके लिए हमारे घरों में पानी की बहुत कमी हो रही है। वही पानी टैंकरों द्वारा धनवानों का बेचा जा रहा है। और देखिए, हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, लेकिन पानी, अगर पानी की कमी है तो टैंकर कैसे होते हैं? घरों घर में आप पानी कैसे पहुंचा रहे हो? यानी सरकार की ये व्यवस्था हो चुकी है, असुविधा हो चुकी है कि वो पैसों के द्वारा पानी को बेच रहा है। तो उनको पानी, जिसके पास पैसा है उनको पानी मिल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पानी के अभाव में बेचारा पैसा ही मर रहा है। नलों में पानी कई दिनों से नहीं आ रहा है, वह पानी टैंकर द्वारा धनवानों को बेचा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि नल में पानी नहीं है तो टैंकरों के द्वारा पानी कहाँ से आता है? कहाँ लाते हैं ये पानी? कैसा संचय करते हैं पानी को? हमको न देकर उसको पानी को संचय करते हैं। नलों में पानी के कई दिनों से नहीं आ रहा है, वहाँ पानी टैंकरों द्वारा धनवानों को बेचा जा रहा है। आपसे निवेदन है कि इस विषय में एक समाचार छापे, जिससे जनता की भावना सरकार तक पहुंच चुकी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये सब जो लोग ऐसे पानी को बेच रहे हैं, पानी का धंधा बना रहे हैं, उनके प्रति आप जरा समाचार निकालिए, समाचार पत्रों में छापिए, ताकि उसकी भावना सरकार तक पहुंच चुके और सरकार हमें उस पेपर में पढ़कर हमारी इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न करेगी। यहाँ पर एक ही पैराग्राफ दिया गया आपके मॉडल पेपर में, लेकिन और एक पैराग्राफ मैं बताती हूँ आपको जो लिखना जरूरी है। मुझे आशा है कि आप इस पेयजल की आपूर्ति को, समस्या को अपने समाचार पत्र में छाप करके सरकार को सचेतन करेंगी, यानी उसके अंदर चेतना लाएंगी। उसका ध्यान नहीं है उसकी ओर, तो उसमें सचेतनता लाएंगी और इस समस्या से हमको बचाएंगे। इसी आशा के साथ बोलते मैंने आपको पहले बताया, मैं साथ आते ही लाइन लाइन करते हुए लेटर के हमारे राइट साइड में कॉर्नर में क्या लिखना है आपको, आपका बहुधीय लिखना है। और उसके पहले धन्यवाद भी लिखना है उसको, और उसके बाद में लिखना है आपका बहुधीय और आपका नाम, एड्रेस आदि। अब देखिए, इस तरह से आपने ये समाचार दे दिया, इसकी पुनरावृत्ति नहीं आती है, इसकी तो सिर्फ वो लोग काम ही करेंगे। इस तरह से आपको ये पत्र अपने पेयजल की अवस्था के कारण आप संपादक, समाचार पत्र के संपादक वालों को पत्र लिखा। अब ऐसे ही अगर और कोई ऐसा पत्र आ जाए
कि पर्यावरण में सुधार कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलने का कारण और उसको निवारण का कारण, इसके ऊपर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको ये विषय है। विषय खाली इतना ही है कि यहाँ पर संपादक उनको लिखा गया है, समाचार पत्र वाले को, और यहाँ पर आप अपने मित्र को पत्र लिखें और पत्र लिखकर ये बता रहे हो। आपका वही हेडिंग ऊपर में ही है, पर्यावरण में प्रदूषण को आने से रोकना, ये आपका उद्देश्य है। आपका विषय ये बना, ऊपर तो डेट और ऊपर पर्यावरण में प्रदूषण, फैले हुए प्रदूषण को रोकना, ये आपका हेडिंग। उसके बाद में आपका डेट हैदराबाद पुलिस स्टाफ। उसके बाद में आपको लिखना है कि जैसे मित्र को पत्र लिख रहे हो, यहाँ पर हमारे यहाँ पर पर्यावरण में प्रदूषण बहुत फैल चुका है, इसीलिए हमको बहुत मुश्किल हो रही है आदि बातों को लेकर। तुम प्रिय, अब मित्र को लिखे तो वहाँ पर आपका शुरुआत होगी प्रिय मित्र, क्योंकि मित्र को पूज्य कभी लिखते ही नहीं है। प्रिय मित्र, कॉमा, तुम कैसे हो, मैं यहाँ कुशल हूँ, तुम भी वहाँ कुशल होंगे। पत्र बहुत दिनों से तुम्हारा नहीं मिला, कारण क्या? मैं तुमको यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से पर्यावरण में प्रदूषण न फैलने के देना चाहिए, इसका कुछ उपाय बता रहा हूं। तुम ध्यान से पढ़ो, समझो और पर्यावरण में प्रदूषण फैलने को बचाओ। अब इसके बाद में लिखना है कि हमारा कैसे होता है, हम जहां तहां गंदगी फैलाने से, कूड़ा कचरा डालने से, पेड़ों को काटने से, वातावरण को दूषित बनाना, गंदे पानी को रोड पर फैलाना, इन सभी कारणों से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। फैलने के कारण और फिर उसका निवारण। अब ये तो फैलने के कारण हो गए, अब इसका निवारण कैसे करना? निवारण यानी इसको समाप्त। तो हमें जगह जगह पर पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, न कि पेड़ को काटना है। दूसरा, हमारा पर्यावरण में प्रदूषण न फैले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कचरा यहाँ वहाँ न डाले, गंदा पानी इधर उधर न फैलाए, आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखे, नालियों को, गंदे पानी के नालियों को डेनिस ढक्कन लगाकर या बंद करके रखे, पेड़ पौधों को जहां तक हो सके लगाइए। इन कारणों से हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इन सब के कारण से हमारा पर्यावरण बहुत ही अच्छा बना रहेगा और तब हमको कोई बीमारी नहीं होगी। अब इसी का अपोजिट, अगर हमने ऐसा किया, जहां तहां कचरा फेंका, अन्य जगह गंदगी फैली हुई है, मक्खी मच्छर धूम मचा रहे हैं अपने गंदगी को लेकर, और वही मक्खी मच्छर फिर आकर हमारे भोजन पर या हमारे को काट करके हमारे जीवन को दूषित बनाते हैं, और ये पर्यावरण में फैला जमा किया हुआ पानी भी हमें एक जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पानी का जमा होता है वहाँ मक्खी मच्छर तुरंत तैयार हो जाते हैं।
तो इन सभी से करने के लिए हमें इस सब बातों को ध्यान रखना है। इसीलिए क्या बातें, थोड़ी सी 2-4 बातें आप मेरे से समझिए कि इसका निवारण कैसा हो। इस पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी निवारण कैसे हो। अब निवारण शब्द का अर्थ से आपको बताना है कि जहाँ तहाँ पेड़ पौधे लगाना, गंदा पानी बाहर नहीं फेंकना, बर्तनों में जूठा वगैरह नहीं रखना, कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, कचरे के डब्बे को ढक्कन लगा के रखना, आदि ऐसे कई चीजें जिससे हमें बचकर रहना चाहिए। इनको अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा वातावरण अच्छा बनेगा, और वातावरण अच्छा बनेगा तो ही हम क्या कर सकेंगे, अपने जीवन को सही तरह से सुधार सकते हैं। क्योंकि वातावरण अच्छा होना चाहिए तो ही हम पर्यावरण में फेरबदल ला सकते हैं। वातावरण अगर अच्छा नहीं है, आसपास में अगर गंदगी फैली हुई, आपका घर भले कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन आपके आसपास में वातावरण अगर ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं, अपने जीवन को, वातावरण को अच्छा नहीं बना सकोगे। अपने जगह में जहाँ समस्या है वहाँ समस्या कभी खत्म होगी। पहले हमको ये करना है इस तरह से, इस कि गांव में पेयजल की व्यवस्था के आधार पर ही मैंने आपको और एक दूषित पर्यावरण में दूषित वातावरण कैसे होता है इसको भी आपको मैंने इस पाठ के अंदर बताया है। इसमें 2 पत्र है। अगर आपको कभी पर्यावरण में प्रदूषण न फैलने के लिए क्या करना है तो आप ये लिख सकते हो। और पेयजल की अव्यवस्था के कारण सरकार को आपने पत्र लिखने के लिए दिया, वो भी समाचार पत्र में संपादक के नाम एक पत्र लिखकर उनको कहा कि आप ये कहाँ भिजाए ये समाचार, ये समस्या पानी की समाचार पत्रों में, ताकि जन जन, क्योंकि समाचार पत्र एक नहीं पूरे भारत सरकार के जन जन लोग पढ़ते हैं, इसीलिए उनको भी मालूम पड़ जाए। इसीलिए आप अपने समाचार पत्र में लिखिए। इस तरह से आपका ये पत्र पहला वाला था कि एक नारे के ऊपर प्रगति पर एक भाषण पर कैसा बोलते हैं वो भाषण दिया गया। यानी ये भाषण यानी एक तरह से वार्तालाप ही हुआ, किसी विषय पर लेकर वार्तालाप। और दूसरा आपको हुआ कि अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है। तीसरा आपको मैं बताती हूँ कि एक साक्षात्कार लेना है आपको एक खिलाड़ी का, तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे। खिलाड़ी यानी खेलने वाला व्यक्ति। जैसे अब उसके लिए आप जैसे कोई आपको बैडमिंटन वाला ही कोई खिलाड़ी मिला है तो आप उसको कैसे हुआ, क्या हुआ, तो क्या क्या पूछेंगे क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन लिखना है। आपके क्वेश्चन इतने अच्छे होना चाहिए, सरल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे देखिए। किसी खिलाड़ी से साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। प्रश्नावली यानी उनसे पूछने वाले क्वेश्चन, आपको उत्तर लिखना नहीं है, आप क्या क्या उससे पूछेंगे। इंटरव्यू, आपकी भाषा में इंटरव्यू हुआ है। अब पहला क्वेश्चन, मैं ओलंपिक में रजत पदक विजेता पीवी सिंधु का साक्षात्कार लेना चाहूँगा। उसमें मैं निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा। मैं किसका ले रहे हैं हम लोग, पीवी सिंधु का साक्षात्कार ले रहे हैं। अब इसमें आप किसी का भी ले सकते हो, टीचर का काम करने के लिए आई अध्यापिका का भी ले सकते हो, खेलने वाले खिलाड़ी का भी ले सकते हो, या किसी वैज्ञानिक का भी ले सकते हो, इस विषय में आपको कैसे रुचि मिली, कोई गणित अध्यापक का भी ले सकते हो कि आपको इस गणित में रुचि कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आपको रुचि आई, आदि आदि चीज़ों को। और कोई खेल वाला का भी ले सकते हो, अन्य खेल में भी किसी, यहाँ पर भी हो सकता है कि आप किसी भोजन स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले की भी रुचि
का भी इंटरव्यू ले सकते हो कि आपने ये पाकशाला कहाँ सीखी। जैसे हमारे घर में कोई रसोई बनाने के लिए रखते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या क्या आता है, क्या करेंगे, ऐसा है तो क्या करेंगे, वैसा है तो क्या करेंगे। यानी कोई भी काम पर किसी को रखने के पहले उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वही पूछे गए प्रश्नों को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना, विषय आपका उसके ऊपर होगा जो आपको दिया गया है। जैसे आपको खिलाड़ी का साक्षात्कार पूछे, यहाँ पर क्वेश्चन दिए, तो आप खिलाड़ी के आप कोई एक खिलाड़ी का ले लीजिए, आपको जो पसंद है खिलाड़ी, यानी खेल खेलने वाला खिलाड़ी, उसके बारे में, क्रिकेट वाला है चाहे फिर कोई फुटबॉल है, क्या हुतू है, जो भी है सो आप उसका ले सकते। मैं ओलंपिक से रजत पदक में विजेता पी सिंधु का साक्षात्कार ले रही हूँ। क्वेश्चन, आपको बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपके शिक्षक कौन। पहला क्वेश्चन कि आपको यहाँ इस खेल में जाने का प्रेरणा कौन बताया, कौन आपको बताया था, और आपके शिक्षक कौन है, किसने आपको इसमें इतना निपुण बनाया। आप ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीतकर कैसा महसूस कर रही हो, आपको कैसा एहसास हो रहा है। प्रश्न लिखना है खाली, सब प्रश्न होंगे आपके, 8 या 10 प्रश्न आपके होंगे। कैसा, भारत में लड़कियों के लिए खेल में आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, आपके परिवार में आपको कैसे सहयोग दिए। पहले तो आप उन लोगों को भी सहयोग दो जो और लड़कियां खेलना चाहती है, ओलंपिक खेल जाना चाहती है, पर आपको भी आपके परिवार वालों ने कैसा हेल्प किया। ये तो क्या होता है, अरे तू क्या खेलेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ दूर दूर जाना है, नहीं नहीं, वो डर के आदमी उसको क्या कर देते हैं, सीखने वाले को, करने वाले को नर्वस कर देते हैं। तो आपको परिवार ने भी आपको कैसा सहयोग दिया, यानी साथ दिया, उसके बारे में बोलिए। भारत की अन्य बेटियां आपकी तरह देश का खेल में नाम रोशन करें, इसके लिए आप क्या प्रयास करना चाहोगी और क्या सुझाव देना चाहोगी। आप जैसी बनी हो उषा जी, पीवी सिंधु जी, वैसे ही आप भी आपकी तरह देश में अन्य नाम रोशन करेंगे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, आप क्या बोलेंगे लोगों को, और उनके सुझाव क्या देंगे। अगर वो लोग नहीं करते हैं, नहीं भेजते अपनी बच्चियों को, तो उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है, कैसे उनको आप प्रेरणा देंगी कि आप ये करिए। ये बात कैसे करेंगे बताना। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा जगत में तो लड़कियों को आगे पढ़ाना ही मुश्किल है, तो ओलंपिक खेल में भेजने की कितनी मुश्किल होंगी। तो आप उसके लिए आपकी ओर से क्या प्रेरणा करेंगी। लिंग भेद मिटाने के लिए आप क्या प्रयत्न करें। लिंग भेद यानी स्त्री और पुरुष, लड़कों और लड़कियों में भेद जो करते हैं घर वाले, इसके लिए आपका क्या प्रयत्न रहेगा, और आप किसे अपना आदर्श मानती है, आपको आगे बढ़ाने वाला कौन है उसका आगे। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैं आज इतना कुछ पढ़ी हूँ, आज इस पढ़ाई में मेरे माता का हाथ है, मेरे पिताजी का हाथ है। कभी कभी माता पिता नहीं पढ़ाते, चाचा या भाई ने मुझे प्रोत्साहन किया था, अगर वो प्रोत्साहन नहीं करते तो मैं आज इस क्षेत्र में नहीं आ सकती, ऐसा होता है ना। इसीलिए उसने कहा आप किससे अपना आदर्श मानती हो, आज आप यहाँ तक पहुंची, उसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है, सबका नहीं होता है। आपने देखा ना मनु भंडारी में कि माँ बेचारी सीधी सादी, चौके बर्तनों से उसको टाइम नहीं है, बाकी और कोई बात नहीं आती। पिताजी ऐसे थे, सब में डिफरेंस आता है, पिताजी के कारण से वो आज इतनी आगे बढ़ी, ये भी हमने देखा। ऐसे बातें हैं। इनाम में मिले धन का उपयोग आप कैसा करना चाहोगे। आपको इनाम में धन मिला है तो आप इसका उपयोग कैसे करोगे, अपने एंजॉय के लिए करेंगी या देश के लोगों के लिए करेंगी या और कुछ करेंगी, वो आपकी बात है। बस ये मेरा क्वेश्चन है। अपने भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है, आप भविष्य में क्या प्लान बना रही हो, ये मेरा क्वेश्चन। भारत में खेलों के विकास के लिए
और क्या क्या किया जाना चाहिए। अभी तो खेल खेल रहे हैं और बड़े, भारत और बढ़े, इसके लिए हमें क्या क्या विकास करना चाहिए, इस माध्यम से आपके ये प्रश्न रहेंगे और आपने ये प्रश्न उनसे पूछकर उन आने वाले खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगी और वो अपने विचार आपको कहेंगे। हमें विचार नहीं, हमको साक्षात्कार या प्रश्नावली बोले तो सिर्फ प्रश्न बनाना है, इसका आपको ध्यान रखना है और इसी के ध्यान के आधार पर आपको अपना काम करना है। या तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आपका पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।